हम लोग तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना खतरनाक वेदर है यहाँ का। 5 मिनट चलोगे और पूरा जहाज का ओरिजिनल पायलट होता है, उसको चलाने वाला होता है, वो क्रॉस नहीं करता है। इनके अपने एक्सपर्ट्स जो चलाने वाले होते हैं ना सिप, वो क्रॉस करवाते हैं। और देखो कितना बड़ा जहाज आ रहा है, सिप आ रहा है। पूरा जो राउंड करता था साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस, पूरी की पूरी दूरी कम हो गई। वो दूरी थी 12,500 किलोमीटर की। अभी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उस दौरान। जैसे सेम डे विश्व युद्ध छिड़ जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा की कैपिटल पनामा सिटी से आज अपना चौथा या पांचवा दिन है यहाँ पे। और मैं ज़्यादा कुछ घूमा नहीं, क्यों ये पता नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा। यहाँ का वेदर ना इतना खतरनाक वाला वेदर है, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, आप लोग आधा घंटा बाहर निकलोगे ना तो पूरा पसीने में भीग जाओगे। दोनों तरफ ओशन है तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी होना लाजमी सा है यार। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हूँ, शायद कल या परसों मैं यहाँ से कोस्टा रिका निकल जाऊँगा। आज मैं जा रहा हूँ पनामा कैनाल को घूमने। पनामा कैनाल यार बचपन से पढ़ता आया हूँ, किताबों में पढ़ता आया हूँ, वीडियोस देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ। एक अजूबा टाइप का ही मान लो पनामा कैनाल। पनामा कैनाल वो जगह है जिसने पूरी दुनिया में ट्रेड बहुत आसान कर दिया था और बहुत सस्ता भी कर दिया था। और ये सिर्फ एक कैनाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नहर है और इस पे सब देश अपना अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा ही होगा न्यूज चैनल्स में, डोनाल्ड ट्रंप अभी जो नए नए इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने कहा है कि वो वापस से पनामा कैनाल पे अपना नियंत्रण चाहते हैं। तो हर कोई इस कैनाल पे अपना नियंत्रण चाहता है। अब यहाँ पे सुबह के 11:30 बजे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में शाम के शायद 10 बजे हैं। जैसे बर्गर किंग होता है, KFC होता है, वैसे ही सबवे है। तो अभी सबवे में खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं पनामा कैनाल को घूमने। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये सबसे डेवलप्ड एरिया है पूरे पनामा कंट्री का। यहाँ पे सबवे है तो सबवे में खाना खाते हैं। सबवे का खाना मेरे को ठीक ठाक लगा यहाँ पे। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स है, ये आप लोगों को पहले वाले वीडियो में दिखा दिया था मैंने। वो फ्लैट दिख रहा है यार, वो मेरे को बड़ा मस्त लगा। वहाँ पे नाइट में लाइटनिंग हो रही थी और चारों तरफ से भाई वहाँ से सिटी का भी अच्छा खासा दिखता होगा। मेरे को पता नहीं, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, वो वाला फ्लैट है, वो वाला घर है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो देखो ब्राउन कलर का। खाना खाते हैं और चलते हैं। कल मैंने यहाँ पे कटिंग भी करवाई थी। कटिंग बताना यार कैसे की है। $5 की कटिंग है। बस यहाँ पे ना कटिंग महंगी होती है, मिनिमम $10 की होती है। और रोड साइड ये बार से करवाओगे तो $5 की होती है। ये है यहाँ का सबवे। मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ ये बोनलेस हॉट 7 नंबर का। ये मेरे को ऑलमोस्ट $9 का पड़ेगा, 9 USD, 740 या 750 इंडिया के रुपए। तो पनामा इतना ज़्यादा सस्ता है नहीं। अभी जो मैंने ऑर्डर किया है ये वाला है। इसमें एक ब्रेड होती है, इसमें कुछ ग्रेन्स होते हैं, इसमें वेजिटेबल होगी, चिकन डालेंगे और कुछ सॉस वगैरह डालेंगे। तो ये मेरे को $9 का पड़ गया। तो खाते हैं। ये मेरे को अच्छा लगा, पहले भी खाया था मैंने ये, तो ठीक ठाक लगा था मेरे को। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है बालबोआ, जो कि इनकी खुद की करेंसी है। $US भी यहाँ पे चलता है, लेकिन बालबोआ की यहाँ पे वो नोट नहीं होते, केवल कॉइन्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा कॉइन होगा वो होगा एक बालबोआ का। और ख़ास बात यह है कि यहाँ की जो करेंसी है वो चलती है हमेशा $US के अकॉर्डिंग। जैसे $US का वैल्यू गिरेगा तो यहाँ की करेंसी बालबोआ का भी वैल्यू गिरेगा, और वो हमेशा इक्वली चलते हैं। और यहाँ पे अभी मैं खाना खा रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे दिखने वाले बैग वैग टाक के, अच्छे खासे कपड़े पहन के और रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यदि आप लोग खाना खा रहे होते हैं, यहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट में और भाई ऐसे एटीट्यूड में आके आप लोगों से पैसे मांगेंगे, गिव मी $10। मैंने बोला भाई किस बात के? बोला खाना खाना है। भाई $10 ऐसे मांग रहा है जैसे तू 10-20 रुपये मांग रहा हो, और वो भी एटीट्यूड में आके सामने आके खड़ा हो जाएगा और ऐसे आइए बोलेगा गिव मी $10। मैंने बोला भाई ऐसे एटीट्यूड के साथ तो तू $2 भी मांगिए ना तो भी ना दूँ मैं। $10 तो बहुत दूर की बात है। $10 कितना हो गया? 840 इंडिया के रुपये। तो अब मुझे जाना है मेरा फ्लोरेस विजिट सेंटर, जो कि पनामा कैनाल का विजिट सेंटर है। सबसे पहले जाना है मेरे को अलब्रुक, जो यहाँ का शॉपिंग मॉल है, वहाँ तक के लिए बस लेनी है मेरे को। और फिर अलब्रुक मॉल से मेरा फ्लोरेस सेंटर के लिए मेरे को मिलेगी एक और बस। सही बता रहा हूँ, यहाँ का वेदर ऐसा है ना, मेरी दोबारा आने की हिम्मत नहीं होगी कभी पनामा। 5 मिनट चलोगे और पूरा पसीने में भीग जाओगे। कल या परसों मैं कोस्टा रिका जाने वाला हूँ। कोस्टा रिका में भी ऐसे लगता है कि ऐसा ही वेदर होगा, क्योंकि कोई खास ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। और दोनों कंट्रीज़ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, वो सेम सी है। वही दोनों कंट्रीज़ के दोनों साइड में पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन है, तो सेम सा ही क्लाइमेट देखने को मिलने वाला है ऐसे लगता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ की बस स्टैंड होते हैं, यहीं से मुझे लगता है कि बस आएगी। 510 बस नंबर आएगी यहाँ पे, वो मुझे छोड़ेगी अलब्रुक बाहिया। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने एक कार्ड लिया था यहाँ पे, मेट्रो और यहाँ की बस दोनों में चलता है ये वाला कार्ड। तो एक मेट्रो राइड का और एक बस राइड का आप लोगों की कटेगा, मान के चलो कि $25 20-22 इंडिया के रुपये हो जाते हैं 25 सेंट।
ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वैसे यहाँ पे अच्छी है भाई। ये तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है यार। ये है कुछ यहाँ के ऐसी बसें, सॉरी, और यहाँ की लोकल बसें कुछ ऐसी होती है। ठीक है, लोकल बसें। बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। बस स्टैंड आ गया, यहीं पे उतरना है अपने को। यही है लास्ट स्टेशन इस बस का। ये यहाँ पे लाइन लगी है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बस के लिए। मीरा फ्लोरेस पनामा कैनाल विजिट सेंटर। भाई बोल रहा है यहाँ से अंदर जाओ फिर ऊपर चढ़ो। ये है यहाँ का कोई मॉल, अलब्रुक मॉल है शायद इस मॉल का नाम। ये यहाँ की ATM मशीन है। यहाँ के ATM में केवल डॉलर ही निकलता है। यहाँ की लोकल करेंसी बालबुआ नहीं निकलती। बालबुआ के तो केवल कॉइन्स होते हैं। मीरा फ्लोरेस, Okay, vas para Miraflores. मीरा फ्लोरेस Metrobús, del otro lado, con los Metrobús. मेट्रोबूस। Metrobús. Si no me equivoco, es en la bahía de Bahía E o F. Alguna de esas va para Miraflores. Es hacia allá arriba. यहाँ पे बस ढूंढना भी एक महाभारत है। कोई किधर भेज रहा है, कोई किधर भेज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। यहाँ पे चक्कर काट चुका पिछले, मान के चलो कि 10-15 मिनट से तो मैं इधर ही चक्कर काट रहा हूँ। कोई भी ढंग से गाइड नहीं कर पा रहा है। और ये भी तो है ना यार, वो एक लैंग्वेज का भी है। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, D नंबर से जाएगी bahia। यहाँ की ह्यूमिडिटी में ना मेरी हालत ख़राब हो गई बस ढूंढते ढूंढते। जितना परेशान आज हुआ हूँ, पहले बस के लिए तो शायद कभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार चाइना में होटल ढूंढने के लिए ज़रूर परेशान हुआ था। वो सामने यहाँ की कोई मालगाड़ी जा रही है पर काफ़ी लंबी है। मुझे तो पता ही नहीं था पनामा में रेल भी चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि मालगाड़ी चलती होगी। इधर तो सब जगह ही बारिश का मौसम हो रखा है। ऐसे लग रहा है हम लोग पहुँच गए जो पनामा कैनाल विजिट सेंटर है वहाँ पे। इस वाली भीड़ में कब नंबर आएगा मेरा? इतनी ज़्यादा भीड़ पनामा कैनाल को देखने के लिए। अंदर तो मुझे लगता है कि ये मान के चलो कि 1-1.5-2 घंटा लग जाएगा इस वाली भीड़ में नंबर आने में। इतने लोग आते हैं पनामा कैनाल को घूमने के लिए, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लाइन में जाके लग गया मैं मुझे क्या पता पहले टिकट खरीदना पड़ेगा यहाँ से। सुबह जल्दी निकलना था मेरे को, मैं घर से ही 11:30 बजे निकला। एडल्ट का टिकट है $17.22 का। टिकट ही बड़ा महंगा है, 1452 इंडिया के रुपये हो जाते हैं यदि आज की डेट की बात करें। $17.22। ये उधर जो भी लोग लाइन में लगे हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी टूर ग्रुप के साथ आए हुए हैं, मतलब और वो टूर ग्रुप वाले उनका पहले ही टिकट खरीद लेते हैं और वहाँ पे सीधा जाके लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पे मुझे पता है क्या चीज़ अच्छी लगी, मुझे लग रहा था कि मुझे टिकट लेके वापस ही उसी लाइन में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या है कि सारे के सारे जो भी गोरे लोग टूर लेके आते हैं ना, वो सारे के सारे वहाँ पे टिकट लेके खड़े थे। मैंने सोचा यार टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक गोरा बंदा था, उसने मेरे को बोला पहले वहाँ पे जा टिकट ले, लाइन में लग, और टिकट लेके वापस से आके और यहाँ पे पीछे लाइन में लग। लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या कर रहे थे, जो पहले से टिकट ले रखे थे ना, एक्चुअली उनका जो एक बंदा होता है वो सभी के टिकट ले जाता है पूरी बस के। तो आधे बंदे उनमें से अंदर ले रहे थे और आधे बंदे उनमें से अंदर ले रहे थे जिनके पास टिकट नहीं था। तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ का। बारिश हो रही है यहाँ पे, पूरे प्लान की ऐस्तेशी हो गई। कल मुझे यहाँ से निकलना है, जूते भीग गए तो ऐस्तेशी हो जाएगी। मुझे स्लीपर्स में आना चाहिए था। ऐसे बड़े बड़े शिप पास करते हैं, अभी बताता हूँ आप लोगों को कैसे पास करते हैं यहाँ से बड़े बड़े जहाज। वहाँ से एक शिप क्रॉस हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार इस वाली लाइन में जब शिप क्रॉस होगा ना, इस वाली लाइन से जब क्रॉस करेगा तो मज़ा आएगा देखने में। फिर उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो एक बार हो भाई, भीड़ देखो आप लोग, तो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे पानी को लॉक करके रखा जाता है। अब ये जब जहाज आएगा ना, तब इस पानी को इसके लेवल में लाएंगे। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का जो वाटर लेवल है ना, वो डिफरेंट है। ये एकदम से इतना ऊंचा है, और जब जहाज़ जाएगा ना तब इसको लेवल में लाके और एक एक जो लॉक है ना उसको खोल के लेवल में करके और फिर जहाज़ को पास कराएंगे यहाँ से। बारिश हो रही है, पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो जहाज़ क्रॉस कर रहे हैं ना, यहाँ से शिप क्रॉस कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को मैं बाद में भी देता रहूँगा।
अब आप लोग वहाँ पे पानी देखोगे तो एकदम ऊपर दिख रहा है आप लोग को, लेकिन यहाँ पे जहाज़ देखोगे, शिप देखोगे तो एकदम नीचे है। आप लोग देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो ये क्या करते हैं कि पानी का लेवल जो है ना उसको कम कर देते हैं, और यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बोट्स बहुत सारी होती है। ये देखो आप लोगों को, इनको डग बोट या ऐसे कुछ बोला जाता है। ये जहाज़ के चारों तरफ मिल जाएगी, 2-3 आगे होती है और 2-3 पीछे होती है। देखो ये जहाज़ के पीछे पीछे जा रही है, दो बोट जा रही है। तो ये बोट ज़रूरी होती है जहाज़ को खींचने के लिए, ये बैलेंस बनाए रखती है। क्या होता है कि ये जो कैनल बनी हुई है ना, उसके बीच में और जहाज़ के बीच में कई तो मान के चलो कि 1 फुट या 2 फुट का डिफरेंस होता है, बस इतना सा गैप होगा। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ये जहाज़, तो भिड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे टच हो जाएगा, कैनल डैमेज होगी या फिर जहाज़ डैमेज होगा। और जब भी इस कैनल को जहाज़ क्रॉस करते हैं तो जो उस जहाज़ का ओरिजिनल पायलट होता है, उसको चलाने वाला होता है, वो क्रॉस नहीं करता है। इनके अपने एक्सपर्ट्स जो चलाने वाले होते हैं ना सिर्फ, वो क्रॉस करवाते हैं। इनके खुद के बंदे होते हैं कैनल वालों के, वो क्रॉस करवाते हैं जहाज़ को। एक जहाज़ वो गया, वो क्रॉस करवा दिया, और एक जहाज़ वो आ रहा है, वो क्रॉस करवाएंगे। अब मैं सोच रहा था कि 1-1, 2-2 घंटे का डिफरेंस होता होगा एक जहाज़ के बीच में, लेकिन यहाँ तो एक जहाज़ गया, दूसरा जहाज़ आ भी गया। और देखो कितना बड़ा जहाज़ आ रहा है, शिप आ रहा है। यार आज वेदर क्लियर होता ना तो देखने में क्या मज़ा आता है इसको। यहाँ पे मिरा फ्लोरेस लॉक, इस जगह का नाम है मिरा फ्लोरेस लॉक, क्योंकि यहाँ पे लॉक बना रखे हैं ना ये ऐसे। तो पनामा कैनल 1993 में बन के तैयार हुआ था, और 1994 में यहाँ से पहला शिप क्रॉस हुआ था। और ये शिप देखो बहुत क्लोज आ गया भाई, काफ़ी क्लोज आ गया। ये वाला जो सीन है ना, ये वाला सीन देखने में मज़ा आने वाला है कि कैसे वाटर लेवल बराबर होता है। खैर इधर से जो शिप गुजरता तो इसको देखने में और भी मज़ा आता, लेकिन ये शिप ना उधर से गुजर रहा है, कोई ना, उसको देख लेंगे हम लोग। कितने बड़े बड़े शिप जाते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसे लगता है कि शायद 8 छोटी बोट होती है जो वो पहिए से चल रही है, तो वो शायद 8 होती है इसके चारों तरफ, पूरे शिप के चारों तरफ। वो होती है शिप का बैलेंस बनाने के लिए, ताकि शिप ना इधर उधर, वो जो दीवार है इस कैनल की, उसके टच ना हो। वहाँ पे लाके शायद शिप को खड़ा कर दिया है, और वहाँ से वाटर लेवल के बराबर करेंगे। जो वो वाटर लेवल है ना, उसको जो वो देखो, वो पानी वहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, उस वाटर के लेवल में लेके आएंगे इसको। यहाँ पे देख लो, यहाँ से समझाता हूँ, जो ये वाटर लेवल अभी, यही वाटर लेवल उधर है, और इस वाटर के लेवल में लेके आएंगे उस वाटर को। वहाँ का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। अभी देखो ये जो वाली लाइन है ना, ये वाली जो कैनल है, इसके लेवल में था वहाँ के पानी का जो लेवल है वो। अब देखो इतनी सी देर में नीचे चला गया, और उस पानी के लेवल को बराबर होने में लगभग 8 से 10 मिनट लगता है। वो वहाँ से लॉक खोल देते हैं, ऐसे लॉक बने हुए हैं उधर भी 2, और उनको खोल देते हैं, और पानी अपने आप नीचे चला जाता है। पहले में और अब में आप लोग डिफरेंस नोटिस कर सकते हो कि पहले शिप कितना ऊपर था और अब शिप कितना नीचे गया। आधा तो शिप अंदर जा चुका है, उधर से जो पानी निकाला है ना, वो इधर आके इकट्ठा हो गया। वो जो लॉक है वो खुल रहा है, वो लॉक के खुलते हुए शिप है ना आगे आ जाएगा। अभी जो पानी का लेवल है वहाँ पे शिप के पास में, और इधर आगे सेम सा हो गया, बराबर सा हो गया। यार एक बच्चे पता नहीं इतना हाई अल्लाह कर रहे हैं, क्या ही बताएं इन बच्चों का। बहुत ज़्यादा हाई अल्लाह कर रहे हैं, ये शोर शराबा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये बच्चे। अब उस झील के पानी के लेवल में आ गया। अब ये सीधा सीधा वहाँ से क्रॉस हो जाएगा ये वाला शिप। जहाज देखो आप लोग तो कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि हर आधे घंटे में यहाँ से, हर आधे घंटे 40 मिनट में यहाँ से एक जहाज क्रॉस करवाते हैं ये। वो देखो एक शिप पीछे आके और खड़ा हो गया क्रॉस। अब बात कर लेंगे कि आखिरकार पनामा जो कैनाल है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों एक देश को बीचों बीच में से काटने का ज़रूरत पड़ा। इन्होंने एक पूरे देश को, पूरे को काट के और एक कैनाल बना दिया।
पनामा कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जिसकी टोटल लंबाई है 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर। ये वाटरवे कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को। ये आइडिया सबसे पहले फ्रेंच आर्किटेक्ट था, उसके माइंड में आया था, फ्रेंच लोगों के माइंड में आया था। वो यहाँ पे लगभग 9 साल तक काम करते रहे यहाँ पे पनामा कैनाल को बनाने के लिए। एक्चुअली क्या था कि पहले जब ट्रेड हुआ करता था, पहले क्या अभी भी ट्रेड होता है, तो पहले जो भी शिप जाते थे, जैसे मान लो कि लॉस एंजलिस जो वेस्ट अमेरिका है वहाँ से किसी भी शिप को जाना हो, मान लो यूरोप जाना हो, तो पूरा चक्कर काट के आते थे साउथ अमेरिका के नीचे से। तो फिर बाद में उन लोगों ने सोचा कि यहाँ से जो शिप जाते हैं साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए जो शिप जाते हैं उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है, फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, तो जाहिर सी बात है पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रास्ता बनाया जाए पनामा को काट के, ताकि दूरी कम हो जाए। पनामा को काटने के बाद यहाँ पे पनामा कैनाल बनाने के बाद जो डिस्टेंस है ना 12,500 किलोमीटर कम हो गई। पूरा जो राउंड करता था साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए वो पूरा का पूरा डिस्टेंस, पूरी की पूरी दूरी कम हो गई और उसे वो दूरी थी 12,500 किलोमीटर की। तो यहाँ पे फ्रेंच लोग काम शुरू करते हैं। फ्रेंच आर्किटेक्ट था वो, उसने अपना दिमाग लगाया, 9 सालों तक यहाँ पे काम करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उस दौरान। जैसे काम चल रहा था उस टाइम यहाँ पे मलेरिया और येलो फीवर हुआ करता था। जो मलेरिया बीमारी है और येलो फीवर बीमारी है वो चल रही थी उस टाइम पे यहाँ पे, और लगभग उस दौरान इसका काम करते हुए लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को पता ही नहीं था कि येलो फीवर और मलेरिया है क्या बीमारी। उन्होंने सोचा कि ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सट्रीम वेदर है उसकी वजह से यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं ना उनकी डेथ हो रही है। तो वो 9 साल काम दाम करके जक मार के और बंद कर दिया उन्होंने काम दाम अपना। फिर उसके बाद आती है अमेरिका की बारी। अमेरिका का एक साइंटिस्ट था, उसने पता लगाया कि यहाँ पे डेथ क्यों हो रही है। तो उसने पता लगाया कि यहाँ पे पनामा में मच्छर बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि पूरा रेन फॉरेस्ट एरिया है। तो रेन फॉरेस्ट एरिया में जाहिर सी बात है कि मच्छर होंगे ही होंगे। तो उसने पता लगाया कि यहाँ पे जो मलेरिया और येलो फीवर बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसी की वजह से वो डेथ हो रही है। तो उन्होंने वैक्सीन बनाई, छिड़काव भी किया, मच्छर भी मारे, मच्छर भगाने के लिए काफ़ी सारे इंतजाम किए, तो डेथ्स कम हो गई। फिर अमेरिका ने पनामा कैनाल का काम दोबारा शुरू किया और यहाँ पे पनामा कैनाल बनाई जाती है। 1914 के अंदर पहला शिप क्रॉस करता है पनामा कैनाल से और सेम डे विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो उस टाइम पे इतना नोटिस में नहीं आया लोगों के कि ये क्या अजूबा, मतलब बाद में नोटिस में आया था कि पनामा कैनाल नाम जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान सबका ध्यान उधर ही था। और ये जो पनामा कैनाल है इससे पनामा को इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जो टोल है यहाँ का, जो शिप जाते हैं उनसे इतना टोल वसूल करते हैं। 1994 से 1977 तक पनामा कैनाल अमेरिका के अंडर में रहती है। फिर 1977 में अमेरिका बोलता है कि भाई पनामा वालों तुम रखो अब इस कैनाल को, अब तुम देख रेख करो। हालांकि उस टाइम पे किसी को भरोसा नहीं था कि जो पनामा है ना इसकी देख रेख कर पाएगा या इसको ऑपरेट भी कर पाएगा, लेकिन पनामा ने बड़ी बखूबी से इसकी देखरेख की है और बड़ी बखूबी से इसको ऑपरेट करता आ रहा है 1997 से। और तब से कैनाल पनामा के अंडर में है और पनामा अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा रहा है यहाँ से। पूरे पनामा कंट्री में भी 10,000 लोगों का रोजगार पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ की पॉपुलेशन ही 4.2 मिलियन, लगभग 42 लाख है। तो 42 लाख में से 10,000 लोग तो पनामा कैनाल में काम करते हैं, इससे रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ से जो जहाज़ों के क्रॉस करने का जो टोल वसूलते हैं ना 50 लाख, मिनिमम 50 लाख वसूलते हैं और हाईएस्ट वसूलते हैं 3 करोड़ इंडिया के रुपए। यहाँ से जो भी जहाज पास होते हैं, शिप पास होते हैं, उनसे $10 मिलियन, लगभग ये मान के चलो कि 80 करोड़ इंडिया के रुपए रोज वसूलता है पनामा उन शिप से। हालांकि पहले जो ये पनामा कैनाल है इसका जो साइज है ना इतना नहीं था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जहाज थे उनका साइज बढ़ता गया, तो पनामा वालों को भी ना ये पनामा कैनाल का साइज बढ़ाना पड़ा। 2007 में इन लोगों ने पनामा कैनाल की साइज इंक्रीज की थी और आज जो भी जितना भी बड़ा शिप हो वो यहाँ से क्रॉस कर सकता है। यहाँ से मोस्टली वही जाते हैं, कार्गो शिप हो गए, कॉमर्शियल शिप हो गए, वही जाते हैं। अब आप लोग सोचो 1994 के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी देश को काट के, किसी देश को 2 हिस्सों में बांट के और वहाँ से जो कैनाल बनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंच वाले फेल हो गए और अमेरिका आ गया बीच में। अमेरिका ने पूरे देश को काट के और कैनाल बना दी। यहाँ पे मूवी भी चलती है, 40 मिनट की मूवी होती है जो उसी $17 में इंक्लूड होगी। आप लोग मूवी भी देख सकते हैं। अभी ये है यहाँ का सिनेमा जिसमें अभी मैं मूवी देख के आ रहा हूँ। बड़ा मस्त सिनेमा है यार, ये हमेशा हाउसफुल रहता है ये वाला सिनेमा। अलग ही है, 4 ऐसे लगता है 4 झंडे हैं इसके अंदर। यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, यहाँ से यदि आप लोगों को वो ख़रीदना हो, जैसे मैग्नेट हो गया, कुछ और ख़रीदना हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं मैग्नेट या फिर यहाँ के कुछ लोकल सोवेनियर्स। और यहाँ से मुझे लेनी है बस सिटी के लिए, देखता हूँ कहाँ से मिलेगी। कितनी भीड़ है, आप लोग जल्दी आओगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे 1 बजे से पहले यहाँ पे आओगे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन 1 बजे बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। एक्चुअली 1 बजे बाद भीड़ इसलिए होता है, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सुबह 8:45 बजे तक क्रॉस करते हैं
और फिर 1:45 बाद में क्रॉस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 1 बजे बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग 1 बजे यहाँ पे पहुँच जाएँ और फटाफट जाके घूम फिर के आराम से और 3 बजे तक या 4 बजे तक वापस चलते हैं। दुनिया में ऐसी कैनाल्स दो हैं, एक तो स्वेज कैनाल है जो इजिप्ट से निकाली गई है और एक ये कैनाल है पनामा कैनाल। लेकिन ये वाली जो कैनाल है निकालना बहुत मुश्किल था। जो स्वेज कैनाल है वो तो बहुत ईजी था, वहाँ तो डेजर्ट था, यहाँ पे फॉरेस्ट था, पूरा का पूरा फॉरेस्ट था और यहाँ की जो कंडीशंस थी वो भी उतनी ईजी थी नहीं। फिर भी अमेरिका ने यहाँ पे कैनाल बना दी। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ट्रेड काफ़ी ईजी हो गया इस कैनाल के बनने के बाद। टैक्सी देख रहा हूँ तो यहाँ से टैक्सी मिनिमम बता रहा है $15 की। 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर का $15 मांग रहा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ की कोई लोकल बस मिल जाए तो वो लेके निकल जाऊँ। ये था वो पनामा कैनाल जो विजिट सेंटर है, ये बना रखा है इन लोगों ने पूरा। हालांकि अच्छा खासा बना रखा है। मेरा फ्लोरेस 2000। तो देखते हैं, यहीं पे वेट करते हैं, कोई बस लेते हैं। यहाँ पे ऐसी साइट सीइंग वाली बसें भी चलती है। बड़ा वेट करवाया यार इस वाली बस ने, C810 मीरा फ्लोरेस। तो ये वाली बस जाने वाली है। चलो यार फाइनली 0.25 ही घटा है, 0.40 बचा है। वापस से अल्ब्रुक पहुँच गया हूँ और यहाँ से मुझे कल कोस्टारिका के लिए निकलना है, शायद कल या परसों। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी बस के बारे में पता कर लेना चाहिए। ये है यहाँ पे अल्ब्रुक। भाई यहाँ पे बहुत धक्के खाए मैंने पहले। एक बार मैं कोस्टारिका जाऊँगा बाई बस, तो मैं सोच रहा हूँ यार बस के लिए अभी पता कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ये था वो अल्ब्रुक मॉल जो पहले तो मैं आप लोगों को ढंग से दिखा नहीं पाया। ज़्यादा बड़ा मॉल है नहीं, छोटा सा मॉल है। ऐसे होते हैं पनामा के मॉल्स कुछ, आप लोग भी देख लो। बैंको अज़टेका, ये यहाँ कोई बैंक है, देखो इतनी सी जगह में इन लोगों ने बैंक खोल रखा है यहाँ पे। मैं अंदर जाके देख रहा था कोस्टारिका की बसें, यहीं टिक्का बस जाती है, यहीं से आप लोगों को बस मिलेगी सेंट्रल अमेरिका में कहीं भी जाने के लिए। मतलब यहाँ से कोस्टारिका जाएगी, निकारागुआ जाएगी। निकारागुआ हरामी कंट्री है, वो एंट्री देंगे या नहीं देंगे। लेकिन कोस्टारिका से एक बार फिर से मैं निकारागुआ के लिए ट्राई करने वाला हूँ। यूट्यूब ये भाई यार मैं वीडियो बना रहा था तो भाई चैनल का नाम पूछने लग गया मेरे को। पूरे सेंट्रल अमेरिका में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पे लोग पता है बसें कुछ भी आती है, जैसे बस लेनी हो, ट्रेन लेनी हो, मेट्रो लेनी हो, कुछ भी लेनी हो तो थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जाते हैं, जैसे लाइन में लग के। ऐसा नहीं कि साइड से जा रहा है कोई या पीछे से जा रहा है कोई, कहाँ से जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब वापस से हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है। देखता हूँ मुझे बस मिल जाएगी कहीं यहीं से। तो गाइस ये था वीडियो पनामा कैनाल के बारे में। आई होप कि पनामा कैनाल का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।